जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, कोशिका विभाजन क्या होता है, यानी सेल डिवीज़न किसे कहते हैं। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो आप सीधा-सीधा ऐसे कह सकते हैं कि एक कोशिका को दो या उससे अधिक कोशिकाओं का निर्माण करना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी एक कोशिका का दो या दो से अधिक कोशिकाओं में टूटकर नई कोशिकाओं का निर्माण करना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है कोशिका विभाजन, यानी कोशिका का क्या होगा, विभाजन, यानी एक कोशिका टूटकर कई कोशिकाएं, या कह सकते हैं 2, 3, 4, 5 जैसे उसकी क्षमता होगी, तो उसी के हिसाब से नई कोशिकाओं का जब निर्माण होगा तो इसी क्रिया को हम लोग सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि कोशिका विभाजन होना क्यों ज़रूरी है, तो आपको बता दूं कि कोई भी जीव होता है, अगर उसके शरीर की ग्रोथ की बात करें, यानी उसकी हाइट की बात करें, या फिर उसकी उम्र के साथ उसकी वृद्धि की बात करें, तो उसमें कोशिका विभाजन का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि कोशिका के विभाजन से ही प्रत्येक जीव का ग्रोथ देखने को मिलता है। जैसे आप देखते हो कि जब बच्चा होता है वो छोटा सा होता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो ऑटोमेटिक उसकी हाइट यानी ग्रोथ होने लगती है। तो दरअसल उसमें कोशिका विभाजन का ही रोल होता है। अगर मान लीजिए कुछ लोगों में ऐसा होता है कि कोशिका विभाजन बहुत तीव्र होता है, जिस वजह से उनकी हाइट आप अधिक देखने को मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी हाइट ही नहीं बढ़ती है। तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर कोशिका का विभाजन बहुत ही स्लोली है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाए, कट लग जाए, या फिर घाव बन जाए, तो देखते हैं कि कुछ दिन बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो घाव, जो जख्म होता है, वो भर जाता है। एक्चुअली ऐसा होता है इसलिए क्योंकि हमारी जो शरीर की कोशिकाएं थी, वो कोशिकाएं टूट टूट कर जो जख्म था उसको क्या करती हैं, भरने का काम करती हैं। तो कहने का अर्थ ये कि कोशिका का विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इसको होना बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से शरीर में ग्रोथ देखने को मिलती है, और अगर कहीं कट छिल जाता है या घाव हो जाता है तो उसको भरने के भी ये काम आते हैं कोशिका का विभाजन। अगर बात करें तो यहाँ पे 1855 में विर्चो नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था कि जो कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होता है। यानी जैसे जो कोशिकाएं शरीर में पहले से उपस्थित होती हैं, उन्हीं के विभाजन से ही नई कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया, जैसे सपोज दैट ये कोशिका है, ये कोशिका का क्या है, केंद्रक है। तो ये केंद्रक क्या होता है, सर्वप्रथम दो या दो से अधिक कोशिकाओं में, हालांकि इसमें दो ही दिखाया है, तो ये दो अलग अलग नए नए केंद्रक में टूटा। उसके बाद फिर ये जाके फिर दो अलग अलग कोशिकाओं का क्या किया, निर्माण किया। तो यहाँ पे ये जो पहली कोशिका, इसको हम लोग मादा कोशिका कहते हैं, ठीक है, और इसे हम लोग पुत्री कोशिका या बेटी कोशिका कहते हैं। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए जिस कोशिका से टूटकर नई कोशिका का निर्माण हुआ, तो उस कोशिका को मादा कोशिका, और यहाँ पे जो टूटकर जो नई कोशिकाएं बनी हैं, इन्हें बेटी कोशिका के नाम से जानते हैं। अब आइए हम लोग बात करेंगे कोशिका विभाजन के प्रकार। तो कोशिका विभाजन बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक कोशिका विभाजन को हम लोग कहते हैं समसूत्री विभाजन, एक कोशिका विभाजन को हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। देखिए, समसूत्री विभाजन को माइटोसिस कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन को मेयोसिस कहते हैं। अब आइए इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए, यहाँ पे समझना है, जैसे हम ये जानते हैं कि जो हम लोग होते हैं, नर की बात करें, मतलब नर नहीं, मतलब मनुष्य की बात करें, तो हमको पता है कि ये हम लोग के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। यानी अगर बात करें जोड़ी में तो 23 जोड़ी, और संख्या की बात करें तो 46 गुणसूत्र हम लोग के अंदर होते हैं। अब मान लीजिए हमारी जो कोशिका के अंदर जो 46 गुणसूत्र थे, ये क्या हुआ, यही कोशिका फिर दो नई कोशिकाओं में टूट गई। क्या हुई, ये दो नई कोशिकाओं में टूट गई। तो अगर मान लीजिए जो यहाँ पे मादा कोशिका है, अगर हमने देखा कि इसके अंदर 46 गुणसूत्र हैं, फिर उसके बाद ये जो बेटी कोशिका बनी है, यानी इनकी जो पुत्री कोशिका बनी है, अगर इनमें भी 46 ही गुणसूत्र देखने को मिले, तो इस तरह के कोशिका के विभाजन को हम लोग कहते हैं समसूत्री विभाजन। यानी सम का मतलब सेम, यानी जैसे इसमें अगर मान लीजिए 46 गुणसूत्र इसमें देखने को मिले, तो इससे जो बेटी कोशिका का निर्माण हुआ, अगर इसमें भी 46 गुणसूत्र देखने को मिले, तो कोशिका विभाजन के इस कोशिका विभाजन को ही हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में माइटोसिस के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन, तो ध्यान देना कि जो समसूत्री विभाजन होता है, इसमें एक कोशिका के जो केंद्रक होता है, ये दो बेसिकली केंद्रकों में टूटता है।
लेकिन अगर हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस की, तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे समझना है कि जो मादा कोशिका है इसके अंदर 46 गुणसूत्र थे। अब यहाँ से इससे जो बेटी कोशिका का निर्माण हुआ, तो इसमें 4 बेटी कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है कि मादा कोशिका के आधा आधा गुणसूत्र इनको प्राप्त होते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए मादा कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र देखने को मिले, तब इनसे जो बेटी कोशिकाओं का निर्माण हुआ इनके आधा यानी 23 गुणसूत्र देखने को मिले। तो इस तरह के कोशिका विभाजन को हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री। इसमें नाम से ही पता चल रहा है अर्ध, अर्ध का मतलब ये है कि मादा कोशिका में 46 गुणसूत्र थे और इसका आधा इसमें 23 देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के कोशिका विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अब यहाँ पे आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। अगर हम बात करें कि जो समसूत्री विभाजन होता है ये कहाँ की कोशिकाओं में देखने को मिलता है, तो शुक्राणु मतलब मेल की बात करें नर की तो शुक्राणु, और मादा की बात करें तो इनका जो अंडाणु होता है यानी इनका स्पर्म और इनका ओवम, इनको छोड़कर बाकी पूरे शरीर में यानी हाथ पैर सिर, ठीक है, और कहीं भी पूरे शरीर की बात करें तो उन सभी कोशिकाओं में हम लोग समसूत्री विभाजन देखने को मिलते हैं हमें। लेकिन अगर बात करें कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें क्या होता है, केवल शुक्राणु यानी नर का शुक्राणु और मादा के अंडाणु में ही अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। इसमें अगर बात करें दूसरा पॉइंट, तो इसमें क्या होता है कि समसूत्री विभाजन में इसमें केंद्रक जो होता है बेसिकली 2 केंद्रकों में ही विभक्त होता है, जबकि इसमें केंद्रक क्या होता है 4 केंद्रकों में विभक्त होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो मादा कोशिका होता है और पुत्री कोशिका, इनमें गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम की संख्या सेम होती है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं इसमें जो मादा कोशिका होता है इनके गुणसूत्रों की संख्या बेटी कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या मतलब मादा कोशिका की तुलना में बेटी कोशिका की जो क्रोमोसोम होता है वो आधा होता है। अगर मान लीजिए मादा में 46 है तो बेटी कोशिका जो इससे नई कोशिका का निर्माण हुआ है उसमें आधा देखने को मिलेगा। अब आइए हम लोग थोड़ा सा गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं और जा चुके हैं, जाएंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम क्या होता है। तो देखो जो गुणसूत्र होता है इसकी बात करें तो इसका निर्माण हिस्टोन नामक प्रोटीन और डीएनए से होता है। यानी हिस्टोन नामक प्रोटीन और डीएनए मिलाकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। अगर बात करें मानव में, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होते हैं। अगर जोड़ी में बात करें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए। दरअसल जो गुणसूत्र होता है ये जोड़ा में पाया जाता है, यानी ये 2 गुणसूत्र क्या होते हैं एक साथ मिले होते हैं, तो ये जोड़ी में पाए जाते हैं। तो इन जोड़ी की बात करें तो इसमें 23 जोड़ी होता है और संख्या की बात करें तो 46 होता है, ये ध्यान देना है। इसमें देखिए इसमें जो 22 जोड़ी होते हैं यानी 22 जोड़ी या संख्या में 44 बोलिए, इनको कायिक गुणसूत्र कहते हैं। जबकि बात करें एक जोड़ी या संख्या में 2 की बात करें तो उन्हें लैंगिक गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। यानी 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी को हम लोग कायिक गुणसूत्र कहते हैं और एक जोड़ी को हम लोग लैंगिक गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। अब बात करें कायिक, कायिक मतलब देखिए कायिक का मतलब काया, काया बोले तो शरीर। तो जो कायिक गुणसूत्र होते हैं ये क्या करते हैं, आपके पूरे संपूर्ण शरीर का ये निर्माण करते हैं। यानी पूरे शरीर की बात करें निर्माण में तो कायिक गुणसूत्र का रोल होता है। जबकि बात करें लिंग गुणसूत्र की तो इनका काम लिंग का निर्धारण करना होता है। लिंग का निर्धारण करने का अर्थ ये है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, इस चीज़ को डिसाइड करने का काम करते हैं लिंग गुणसूत्र। अगर हम बात करें कि पुरुष में, तो पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं, और अगर बात करें महिला में लिंग गुणसूत्र तो इनमें जो होते हैं ये XX होते हैं। यहाँ पे अगर बात करें कि कब लड़का होगा कब लड़की होगी, तो देखिए जब पुरुष का जो लिंग गुणसूत्र X है, जब ये जाके अगर मान लीजिए महिला के गुणसूत्र X से अगर मतलब निषेचन करेगा तो पुत्री का निर्माण होगा। तो यहाँ ध्यान देना कि पुरुष का X गुणसूत्र जब महिला के X गुणसूत्र से निषेचन करेगा तो पुत्री का निर्माण होगा। लेकिन अगर हम बात करें अगर पुरुष का जो Y गुणसूत्र है जब ये जाके महिला के X किसी दोनों में से किसी एक X गुणसूत्र से जब निषेचन करेगा तो पुत्र का निर्माण होगा। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो अगर बात करें लड़की या लड़का डिसाइड कैसे होगा, तो इसका मेन
जो रोल है वो पुरुष का जो गुणसूत्र है वो करता है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि महिलाओं को दोषी ठहराते हैं अगर बेटी होती है तो। एक्चुअली उनको ये नहीं पता है कि लड़की या लड़का डिसाइड करने का जो काम होता है वो पुरुष का गुणसूत्र करता है, ठीक है। तो ध्यान देना, इसका एक्स अगर इसके एक्स से फर्टिलाइज़ करेगा यानी निषेचन करेगा तो पुत्री होगी, और इसका वाई अगर इसके एक्स से निषेचन करेगा तो लड़का होगा। ये ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिख रखा है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों में 46 गुणसूत्र ना होकर या तो 45 होते हैं या तो 47 देखने को मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर 46 गुणसूत्र ना होकर 45 या 47 गुणसूत्र देखने को मिलते हैं तो उनके अंदर एक बीमारियां देखने को मिलती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर 45 गुणसूत्र हैं तो उन्हें टर्नर सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, और किसी व्यक्ति के अंदर एक मानव के अंदर अगर 47 गुणसूत्र हैं तो उनके अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नामक बीमारी देखने को मिलती है। अच्छा, इसमें होता क्या है, आइए हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम में। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली अगर बात करें ये बीमारी महिलाओं में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि महिला का जो एक एक्स गुणसूत्र होता है ये क्या होता है, गायब रहता है, जिस कारण महिलाओं के अंदर हल्का सा पुरुष वाला गुण देखने को मिलता है। जैसे आपने देखो कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं या कुछ ऐसे लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं जिनके अंदर पूरी तरह से एकदम लड़के जैसा गुण देखने को मिलता है। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये लड़की ना हो कि ये लड़का है। तो ऐसा इसलिए होता है, उनके अंदर दरअसल एक बीमारी होती है जिसको हम लोग टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। उसमें होता क्या है कि जो उसका एक एक्स गुणसूत्र होता है ना, वो दरअसल गायब रहता है, जिस वजह से उस बालिका यानी उस लड़की के अंदर पीरियड वगैरह की समस्या अधिक देखने को मिलती है, ठीक है। अगला नंबर बात करेंगे इसी में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि ये अगर बात करें तो ये पुरुषों में होता है, और जैसे भी हमने बात किया था टर्नर सिंड्रोम में, इसमें एक एक्स गुणसूत्र गायब था। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाए। जैसे पुरुष की बात करें तो इसमें एक्स वाई तो होता ही होता है, लेकिन इसमें एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, जिस वजह से इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है। और यही कारण होता है कि जैसे इसमें एक एक्स यानी देखिए एक्स जो गुणसूत्र होते हैं महिला को दरअसल रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मान लीजिए किसी पुरुष के अंदर अगर एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा देखने को अगर मिल रहा है तो उसके अंदर हल्का सा महिलाओं वाला गुण देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जिनको एक्चुअली तो होते हैं वो लड़के, लेकिन उनके अंदर जो गुण व्यवहार वाला जो बात बोलने का जो तरीका लहजा होता है वो अधिकतर वो महिलाओं से मैच करता है। तो दरअसल उन्हें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नामक एक बीमारी देखने को मिलती है। तो उम्मीद करूंगा आज हमने बात किया कोशिका विभाजन, साथ ही साथ इसमें हम लोग गुणसूत्र के बारे में भी समझा, जो कि आपको सारी बातें हमारी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।